नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल स्टार स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। अगर आप अपने बच्चों को किसी भी केंद्रीय विद्यालय जैसे नवोदय, सैनिक स्कूल इत्यादि में नामांकन के लिए तैयारी करा रहे हैं या आप सीटेट, बीपीएससी या अन्य कोई भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो आइए और हमारे चैनल से जुड़कर अधिक से अधिक लाभ उठाइए और अपनी सफलता की ओर आगे बढ़िए। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे सीटेट के कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। तो सीटेट जो है से हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से लिए हैं। चैप्टर 11 अधिगम का मूल्यांकन। तो चलिए हम अब इस चैप्टर से कुछ प्रश्नों को हल करते हैं। प्रश्न 1 है आकलन मूल्यांकन की। पहला है संक्षिप्त प्रक्रिया है, दूसरा विस्तृत प्रक्रिया है, तीसरा बहुआयामी संकल्पना है, चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, संक्षिप्त प्रक्रिया है। प्रश्न दूसरा, मूल्यांकन शिक्षण एवं शिक्षार्थी दोनों के लिए किस प्रकार का कार्य करता है। तो ए है पुनर्बलन का, 2 है समावेशन का, 3 है अधिगम का, 4 है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, पुनर्बलन का। अगला प्रश्न है क्रिस्टीना अपनी कक्षा को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाती है और वापस आने पर अपने विद्यार्थियों के साथ भ्रमण पर चर्चा करती है। तो यह डैश की ओर संकेत करता है। तो ऑप्शन 1 है सीखने के लिए आकलन, दूसरा है आकलन के लिए सीखना, तीसरा है आकलन का सीखना, चौथा है सीखने का आकलन। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1, सीखने के लिए आकलन। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम के मूल्यांकन की विशेषता नहीं है। एक है यह मूल्यांकन शिक्षा प्राप्ति के बाद किया जाता है, दूसरा है इसमें सूचना को सामान्य रूप से अंकों अथवा ग्रेडों में रूपांतरित किया जाता है, 3 इसमें सूचना अध्यापक द्वारा एकत्र की जाती है, 4 इसमें सूचना छात्रों के द्वारा स्वयं एकत्र की जाती है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन जो है 4। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन 4 हो जाएगा, इसमें निगेटिव चुनना था। ठीक है। अगला प्रश्न है वह मूल्यांकन जो विद्यालय परिषदों के दिशा निर्देशों के आधार पर तो किया जाता है किंतु परिषद स्तर पर नहीं किया जाता है, तो क्या कहलाता है। तो विद्यालय आधारित मूल्यांकन, दूसरा निरीक्षण, तीसरा अवलोकन, चौथा व्यापक मूल्यांकन। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1, विद्यालय आधारित मूल्यांकन। ठीक है। अगला प्रश्न है अधिगम के अच्छे मूल्यांकन का मानदंड है। ये युक्ति संगत होते हैं, ये विश्वसनीय होते हैं, ये तुलनीय होते हैं, उपयुक्त सभी। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। प्रश्न है आजकल विद्यालय आधारित मूल्यांकन की चर्चा की जाती है, इसके अंतर्गत अध्यापकों को विद्यार्थियों के बारे में निम्नलिखित में से क्या जानने का अवसर प्राप्त होता है। तो ए है वे क्या सीखते हैं, बी है वे क्या सोचते हैं, सी है वे कैसे सीखते हैं। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4, ये सभी। अगला प्रश्न है केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने विद्यालय आधारित सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के दिशा निर्देश दिए हैं, निम्नलिखित में से कौन सा इसका एक उद्देश्य नहीं है। एक है बच्चों पर पढ़ने वाले दबाव को कम करना, 2 विद्यालयों को अपनी रुचि के अनुसार पढ़ने की छूट देना, 3 छात्रों की प्रवीणता के निर्धारण के लिए अंकों के स्थान पर ग्रेडों का प्रयोग, 4 निदान एवं उपचार के साधन की व्यवस्था करना। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा प्रश्न 2, इसमें निगेटिव पूछा है। तो यह जो है विद्यार्थियों को अपनी रुचि के अनुसार पढ़ने की छूट देना, ये जो है निगेटिव होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर यह हो जाएगा 2, ऑप्शन 2। अगला प्रश्न है विद्यालय आधारित मूल्यांकन होता है 1 बहुआयामी, 2 एक आयामी, 3 संकीर्ण, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बहुआयामी। प्रश्न नंबर का 9 का ए, ऑप्शन ए उत्तर। 10वां सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक का तात्पर्य क्या है। तो यहाँ जो है ऑप्शन 1 है एक बार के कार्यक्रम के बदले निरंतर मूल्यांकन, दूसरा छात्रों के शैक्षिक एवं सह शैक्षिक लक्ष्यों की किसी एक पक्ष का व्यापक मूल्यांकन, तीसरा छात्रों की ज्ञान समझ व्याख्या अनुप्रयोग विश्लेषण इत्यादि क्षमता का मूल्यांकन, चौथा है छात्रों की याद करने की क्षमता का मूल्यांकन। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2, छात्रों के शैक्षिक एवं सह शैक्षिक पक्षों की किसी एक क्षमता का व्यापक मूल्यांकन। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का एक उद्देश्य नहीं है। तो एक है याद रखने पर बल देने के बदले सीखने की प्रक्रिया पर बल देना, 2 छात्रों के सीखने की प्रक्रिया एवं परिवेश के बारे में उपयुक्त निर्णय लेना, 3 अध्यापक एवं अधिगम प्रक्रिया को शिक्षक केंद्रित कार्यकलाप बनाना, 4 बोधात्मक मनोप्रेरक और भावात्मक कौशलों के विकास में सहायता करना। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3, अध्यापक एवं अधिगम प्रक्रिया को शिक्षक केंद्रित कार्यकलाप बनाना। अगला प्रश्न है पढ़ाई के दौरान असफल होने वाले विद्यार्थियों का मूल्यांकन निम्नलिखित में से किस प्रणाली के तहत होता है। तो ए रचनात्मक मूल्यांकन प्रणाली, 2 प्रयोगात्मक मूल्यांकन प्रणाली, 3 निदानात्मक मूल्यांकन प्रणाली, 4 उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन 3 हो जाएगा निदानात्मक मूल्यांकन प्रणाली। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन सत्र की समाप्ति के बाद होता है। तो यह है प्रयोगात्मक मूल्यांकन, 2 रचनात्मक मूल्यांकन,
3 निदानात्मक मूल्यांकन, 4 इनमें से कोई नहीं। तो हो जाएगा ये प्रयोगात्मक मूल्यांकन। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन की प्रक्रिया के दौरान शिक्षकों को काफ़ी सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है। इस दौरान शिक्षकों को निम्नलिखित में से कौन सा कार्य करना चाहिए? तो छात्रों को फीडबैक उपलब्ध कराना ताकि वे बेहतर ढंग से कार्य कर सकें। दूसरा है छात्रों के बीच तुलना करना। तीसरा है छात्रों के बारे में नकारात्मक बयान देना। चौथा है शिक्षार्थियों को मन, कमजोर, बुद्धिमान आदि के रूप में वर्गीकृत करना। तो चलिए बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1, छात्रों को फीडबैक उपलब्ध कराना ताकि वे बेहतर ढंग से कार्य कर सकें। ठीक है। अगला प्रश्न है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो पहला, सतत और व्यापक मूल्यांकन के बारे में सतत पहलू के अंतर्गत मूल्यांकन के सतत और आवधिक पहलू का ध्यान रखा जाता है। दूसरा, व्यापक संगठक में विद्यार्थियों के विकास के शैक्षिक और इसके अलावा सह शैक्षिक पहलुओं का निर्धारण शामिल है। अगला, इनमें छात्रों की उपलब्धियों का मूल्यांकन अंकों के रूप में होता है। चौथा, इसमें मूल्यांकन की बहुविधि तकनीकों का उपयोग अनौपचारिक रूप से किया जाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3, इनमें छात्रों की उपलब्धियों का मूल्यांकन अंकों के रूप में होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का एक उदाहरण, उपकरण या साधन है? तो ये निरीक्षण, 2 प्रश्नावली, 3 जांच सूची। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 4, ये सभी। ठीक है। अगला प्रश्न है, पारंपरिक बाह्य परीक्षा की तुलना में वर्तमान समय में विद्यालय आधारित मूल्यांकन को सुदृढ़ करने की आवश्यकता क्यों है? 1 है क्योंकि विद्यालय आधारित मूल्यांकन में बच्चों की सभी योग्यताओं का मूल्यांकन होता है। 2 है क्योंकि विद्यालय आधारित मूल्यांकन वर्ष के अंत में एक बार होता है जिससे छात्रों को सुविधा होती है। 3 है क्योंकि विद्यालय आधारित परीक्षा में अंकों के आधार पर विद्यार्थियों को उत्तीर्ण अथवा अनुत्तीर्ण किया जाता है। तो 4 है उपयुक्त सभी। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 1, क्योंकि विद्यालय आधारित मूल्यांकन में बच्चों की सभी योग्यताओं का मूल्यांकन होता है। अगला प्रश्न है, व्यापक एवं सतत मूल्यांकन के अंतर्गत इनमें निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं किया जाता है? इसमें निगेटिव चुनना है। तो इनमें परीक्षा परिणामों का विश्लेषण और व्याख्या वैज्ञानिक तरीके से किया जाता है। दूसरा, इसमें परीक्षा के प्राप्तांकों के आधार पर विद्यार्थियों को उत्तीर्ण अथवा अनुत्तीर्ण किया जाता है। तो ये ऑप्शन जो है 2 हो जाएगा, यही नहीं किया जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में निम्नलिखित में से किसका मूल्यांकन नहीं किया जाना चाहिए? तो ऑप्शन 1 है छात्रों के विभिन्न विषय क्षेत्रों में कौशल। 2, छात्रों के विभिन्न विषय क्षेत्रों में सफलता का स्तर। 3, छात्रों की सामाजिक आर्थिक स्थिति। 4, छात्रों के व्यक्तिगत कौशल, रुचि एवं अभिवृत्ति। तो ऑप्शन 3 हो जाएगा छात्रों की सामाजिक आर्थिक स्थिति, यही जो है नहीं करना चाहिए। ठीक है। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन की प्रक्रिया के दौरान शिक्षकों को काफ़ी सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है। इस दौरान शिक्षकों को निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए? 1, प्रत्येक शिक्षार्थी की अनुक्रिया के बारे में संवेदनशील होना। 2, बच्चों की प्रगति के बारे में सूचना एकत्र करते रहना। 3, शिक्षार्थियों को विभिन्न वर्गों में विभाजित कर उनके बीच तुलना करना। 4, बच्चों की विभिन्न प्रकार की सूचनाओं को अभिलेखबद्ध करना। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन 3 हो जाएगा, शिक्षार्थियों को विभिन्न वर्गों में विभाजित कर उनके बीच तुलना करना। अगला प्रश्न है, सतत एवं मूल्यांकन की निम्नलिखित में से किस विधि में शिक्षक विद्यार्थी के विभिन्न तत्वों जैसे भाषा के प्रयोग, संवेगात्मकता, खेल के दौरान व्यवहार इत्यादि को लिखता है एवं इस तरह एकत्र सूचनाओं के आधार पर मूल्यांकन करता है? पहला है जांच सूची, दूसरा प्रश्नावली, तीसरा निरीक्षण, चौथा साक्षात्कार। तो ऑप्शन 1 हो जाएगा जांच सूची। अगला प्रश्न है, आकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए डैश के प्रति सचेत होना चाहिए। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा शैक्षिक और सह शैक्षिक क्षेत्रों में विद्यार्थियों के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों का प्रयोग करना। ठीक है। अगला प्रश्न है, विद्यालय आधारित आकलन मुख्य रूप से किस सिद्धांत पर आधारित होता है? तो आंसर हो जाएगा बाह्य परीक्षकों की अपेक्षा शिक्षक अपने शिक्षार्थियों की क्षमताओं को बेहतर ढंग से जानते हैं। तो ये प्रश्न ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सीखने के लिए आकलन निम्नलिखित का ध्यान है सिवाय विद्यार्थियों की आवश्यकताएं, विद्यार्थियों की छुट्टियां, विद्यार्थियों की अधिगम शैलियाँ, विद्यार्थियों की क्षमताएं। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा विद्यार्थियों की आवश्यकताएं। अगला प्रश्न, सतत और व्यापक मूल्यांकन डैश पर बल देता है। तो ये हो जाएगा सीखने को किस प्रकार अवलोकित कर रिकॉर्ड को और सुधारा जाए, इस पर जो है सतत और व्यापक मूल्यांकन बल देता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, विद्यालय आधारित आकलन जो है क्या होता है? ऑप्शन 1 है शिक्षार्थियों और शिक्षकों को अगंभीर और लापरवाह बनाता है। दूसरा, शिक्षा बोर्ड की जवाबदेही कम कर देता है। तीसरा, सार्वभौमिक राष्ट्रीय मानकों की प्राप्ति में बाधा उत्पन्न करता है। 4 है परिचित वातावरण में अधिक सीखने में सभी शिक्षार्थियों की मदद करता है। तो ये होगा ऑप्शन 4 आंसर। अगला प्रश्न है, विद्यालय आधारित आकलन प्रारंभ किया गया था ताकि सभी विद्यार्थियों के संपूर्ण विकास को निश्चित किया जा सके। ठीक है। ऑप्शन
जो है 2 हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है, गणित में अधिगम निर्योग्यता का आकलन निम्न में से किस परीक्षण द्वारा सर्वाधिक उचित तरीके से किया जा सकता है? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन 2 निदानात्मक परीक्षण। अगला प्रश्न है, वे शिक्षक जो विद्यालय आधारित आकलन के अंतर्गत कार्य करते हैं, ऑप्शन 1 उन पर अधिक कार्य का बोझ रहता है क्योंकि उन्हें सोमवार की परीक्षा सहित अक्सर परीक्षा लेनी पड़ती है। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन 1 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की किस लिए आवश्यक है? तो यह ऑप्शन 4 हो जाएगा, यह समझने के लिए कि अधिगम का किस प्रकार अवलोकन किया जाता है, दर्ज किया जाता है व सुधार किया जाता है। अगला प्रश्न है, अधिगम में आकलन किस लिए आवश्यक होता है? तो ऑप्शन 3 हो जाएगा, प्रेरणा के लिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आकलन करने का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका है? तो 1 हो जाएगा, आकलन शिक्षण अधिगम में अंतर्निहित प्रक्रिया है। अगला प्रश्न है, आकलन। तो आकलन क्या है? तो आकलन सीखने में सुधार का एक तरीका है। ऑप्शन 4 हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है, आकलन उद्देश्यपूर्ण होता है यदि इससे विद्यार्थियों में भय और तनाव जो है का संचार हो। देखिए, आकलन उद्देश्यपूर्ण कब हो जाता है? तो जब विद्यार्थियों में भय और तनाव का संचार होता है तो यह जो है आकलन उद्देश्यपूर्ण हो जाता है। ठीक है। हाँ तो दोस्तों, इस वीडियो का हमारा अंतिम प्रश्न था। अब हम आपसे विदा लेते हैं और साथ ही हाथ जोड़कर आपसे निवेदन करते हैं कि मेरे चैनल को जो है शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, जिससे मेरा मनोबल बढ़े और मैं साथ ही इससे भी अच्छा से अच्छा वीडियो लेकर आऊँ। तो अब हम चलते हैं। जय हिंद।